कच्ची पहली से लेकर 8वीं तक बंती हमारे साथ पढ़ती रही थी। अभी वह 5वीं में पहुंची ही थी, उसके पिता उसे स्कूल से छुड़ाने के लिए आ गए। हमारे स्कूल की बड़ी उस्तादनी ने बंती की फीस माफ कर दी और यूं उसे स्कूल ना छोड़ने दिया। 7वीं और 8वीं कक्षा की लड़कियां देखने में एक साथ एक कमरे में बैठती थीं, पर आधी छुट्टी के समय 8वीं की लड़कियां हम 7वीं की लड़कियों को अपने पास नहीं पटकने देती थीं। हमेशा अलग होकर बातें करती रहती। हम 7वीं की लड़कियां जब उनके निकट जाती तो वो हमें दूर हटा देती। हमें 8वीं की लड़कियों पर गुस्सा आता था और हम सोचती थी कि जब हम 8वीं में होंगी तो 7वीं की लड़कियों के साथ कभी इस तरह नहीं करेंगी। और फिर हम 8वीं कक्षा में चढ़ी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले, हमसे भी वही बात हो गई जो हमने सोचा था कि हम कभी नहीं करेंगे। यह 13वां-14वां वर्ष पता नहीं कैसा होता है। यह शायद एक दहलीज होती है बचपन और जवानी के बीच में। इस वर्ष लड़कियों का एक पांव दहलीज के इधर और एक पांव दहलीज के उधर होता है। इन गर्मी की छुट्टियों में बंती को एक पड़ोसी लड़का सवाल समझाता रहा था। हर रोज छुट्टी के समय बंती हमें छिप छिप कर उसकी बातें सुनाया करती थी। अब हम 8वीं की लड़कियां आधी छुट्टी के समय 7वीं की लड़कियों को पास पटकने नहीं देती थी। जिस दिन बंती हमें उस लड़के की बात सुनाती, हमें ऐसा लगता जैसे उस दिन स्कूल में आधी छुट्टी हुई ही नहीं थी। मेरी तो हंस बोलने की प्रीत है और मुझे क्या लेना है उससे और उसने क्या लेना है मुझसे। कभी कभी बंती हमें इस तरह कहकर टालने लगी थी। बंती लाख टालती, पर उसके चेहरे से हमें प्रतीत होने लगा था कि वह हंस बोल लेने की प्रीत अब बंती के कंठ में से होकर उसके दिल में उतरने लग गई थी। तभी तो अक्सर उसकी जुबान खुश्क हो जाती और वह ज्यादा बातें नहीं कर पाती थी। एक दिन उस पगली ने अपने हाथ में पेंसिल पकड़ी और गणित की कॉपी पर कोई 20 जगह उसका नाम लिख दिया, राजू राजू राजू। हमारी उस्तादिनी ने उसकी कॉपी देख ली। कक्षा में तो उसे कुछ न कहा, पर जब आधी छुट्टी हुई तो उसे अपने कमरे में बुलाया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बंती की मानो शामत आई हुई थी, पर हम तो बंती की सहेलियां थीं। हम सबके चेहरे उतरे हुए थे। काफी समय के बाद जब बंती बाहर आई तो रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कॉपी पर जहाँ जहाँ राजू का नाम लिखा था, उस्तादिनी ने रबर से उसे मिटा दिया था। 8वीं कक्षा जब एक नाव की तरह वार्षिक परीक्षा के किनारे लग गई तो सभी लड़कियां यात्रियों की तरह एक दूसरे से अलग हो गईं। हमारा यह स्कूल तो 8वीं कक्षा तक ही था। बहुत सी लड़कियां अलग अलग स्कूलों में दाखिल हो गईं। बंती सिलाई के स्कूल में चली गई। 2 साल बाद मुझे बंती के विवाह का कार्ड मिला। और लड़कियों को भी गया होगा। मैंने जल्दी से कार्ड पर लड़के का नाम पढ़ा। लिखा हुआ था करमचंद। कार्ड पर राजू की बजाय यद्यपि करमचंद लिखा हुआ था, तो भी वह विवाह का कार्ड था और हर एक विवाह को बधाई लेने का हक होता है। मैं भी बंती के विवाह पर गई उसे बधाई देने के लिए। बंती के हाथों में मेहंदी, बंती के बाहों में कलीरे। मैंने बंती को बधाई दी। मैं बंती से उस हंस बोल लेने की प्रीति के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर कुछ देर बाद वही मुझे एक तरफ ले गई और बोली, मेरी एक चीज संभाल कर रख लोगी क्या? एक रुमाल। मुझे यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि रुमाल किसका है। रुमाल राजू का ही हो सकता था। इसमें ऐसी कौन सी बात है? रुमाल तुम अपनी और चीजों के साथ ही कहीं रख लेना। पर उसके एक कोने में उसका नाम लिखा हुआ है। किसी को क्या पता वह किसका नाम है? सिर्फ राज लिखा होता, कोई देखता पूछता तो मैं कह देती मेरी सहेली का नाम है, पर राजू लिखा हुआ है। राजू तो लड़कियों का नाम नहीं होता। किस चीज से लिखा हुआ है? उसने एक दिन पेंसिल से लिख दिया था। मैंने सुई लेकर धागे से कढ़ाई कर दी। धागा उधेड़ डालो। उधेड़ डालूं? यह तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बंती ने एक लंबी सांस भरी, कहने लगी, तुम्हें याद है एक दिन हमारी उस्तादिनी ने रबर लेकर मेरी कॉपी में से उसका नाम ही मिटा डाला था। आज मैं उसी तरह से उसका नाम उधेड़ देती हूँ। मेरा मन भर आया। बंती ने मेरे सामने ट्रंक में से सुर्ख रेशमी रुमाल निकाला और सुई लेकर उस पर कढ़ा राजू का नाम उधेड़ने में लग गई। बंती ने ही तो उसका नाम काढ़ा था। बंती ही की कॉपी पर से उसकी उस्तादिनी ने राजू का नाम मिटा डाला था। विवाह के कार्ड पर समाज ने राजू का नाम न लिखने दिया और आज वही बंती मेहंदी लगे हाथों से रुमाल पर से उसका नाम उधेड़ रही है। चलो छोड़ो अब इन बातों को। तुम खुद तो कहा करती थी यह सब हंस बोल लेने की प्रीत है। सोचा तो यही था, पर यह हंस बोल लेने का प्यार मेरी हड्डियों में उतर आया है, लहू में रच बस गया है।
बंटी की आंखें भर आई। सुना है तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, अच्छे कर्मों वाली हो तुम। उसका नाम भी कर्मचंद है। कितनी देर बाद मैंने बात को मोड़ा। नामों से भी कर्म बनते हैं। बंटी ने सिर्फ इतना ही कहा। कभी चिट्ठी लिखा करोगी या शाहनी बनकर हम सबको भूल जाओगी? कहीं भूलना अपने बस में होता है। बंटी ने एक लंबी आह भरी। इस समय भी शायद उसके मन में सहेलियों का ख्याल नहीं था, सिर्फ राजू का ख्याल था। राजू को तुम चाहो भूलो ना भूलो, पर चिट्ठी तो तुम उसे लिख नहीं सकोगी। हमें कभी कभी लिख दिया करना, चाहे चिट्ठी में राजू ही की बातें लिखना। अच्छा, कभी कभी मन की भड़ास निकाल लिया करूंगी, पर एक बात है। क्या? तुम मुझे उसकी बात कभी न लिखना। पता नहीं वे लोग कैसे हैं, बिल्कुल गांव में रहते हैं। सुना है चिट्ठी भी वहाँ हफ्ते में 2 बार जाती है। पते पर जिला, तहसील, डाकखाना, गांव और न जाने क्या क्या लिखना पड़ता है। शायद वे लोग मेरी चिट्ठी को पढ़कर ही मुझे दिया करेंगे। बंटी को ससुराल गए आज 15 वर्ष हो गए हैं। पहले 4-5 वर्षों में उसने मुझे कुछ पत्र लिखे, ज्यादा नहीं, पर जितने भी लिखे उसमें उसके मन की भड़ास थी। मैं बंटी को हमेशा जवाब देती रही, पर उसके कहने के मुताबिक सिर्फ रस्मी किस्म के ही जवाब उसके पास पहुंचते थे। कभी उसने मन की बातों का जवाब नहीं लिखा। फिर 10 वर्ष बंटी को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे कोई पत्र ना लिखा। मैंने समझा अब वह अपने परिवार में खो गई होगी। मैंने भी कभी उसे पत्र ना लिखा। सोचा कहीं मेरे पत्र उसकी किसी सोई हुई पीड़ा को जगा ना दे। पर आज बंटी का अचानक पत्र आया है। पता नहीं यह कैसा पत्र है। उसमें सिर्फ उसके मन की आवाज नहीं, इसमें जैसे हर स्त्री के मन की आवाज हो। मेरा मन भरा हुआ है। उसने मुझे जवाब देने से रोका है, नहीं तो आज मैं उसे बहुत लंबा पत्र लिखती और मेरा मन हल्का हो जाता। आज मैंने उसके सारे पुराने पत्र निकाले हैं। बीच के 2-3 पत्र नहीं मिल रहे हैं और आज का पत्र भी सामने रखा हुआ है। एक बार सारे पत्रों को पढ़ रही हूँ। एक स्त्री के मन की आवाज। कैसा गांव है, जो आज का काम वही कल का काम। यह पता नहीं चलता कि आज कौन सा दिन है। सिर्फ जब गांव में डाकिया आता है तो पता लगता है कि आज मंगलवार है या शनिवार। यहाँ पूरे हफ्ते में 2 बार डाकिया आता है। जैसे शहरों में तेल तांबा मांगने वाले हफ्ते में 2 बार आते हैं। जब डाकिया आता है मुझे ऐसा लगता है मानो वह कह रहा है, मंगलवार टले भार तेल तांबा का दान, या शनिवार टले भार तेल तांबा का दान। पर ये लोग पता नहीं कैसे तेल तांबा दान करते हैं, जिन्हें उनके मित्रों के प्यारों के पत्र आते हैं। मैं किसके पत्र के लिए डाकिये का रास्ता देखूं? अच्छा, तुम ही मुझे 2 शब्द लिख देना। कोई बात ना लिखना, बस इतना ही कि तुम्हें मेरा पत्र मिल गया। मैं इतनी बात के लिए डाकिये का रास्ता देखूंगी। तुम्हारी बंटी। तुमने बारात में मेरा ससुर देखा था, खिजाब रंगी दाढ़ी वाला। अगर तुम मेरी सास को देखो तो सच कहती हूँ हैरान रह जाओ। सास तो क्या, अभी वह पुत्रवधू भी नहीं लगती, बिल्कुल कुंवारी लगती है। उम्र में वह मुझसे 3-4 वर्ष ही बड़ी होगी, पर शारीरिक तौर पर बहुत कोमल है, पतली सी लचकती हुई हिरनी जैसी। चाहे वह मेरी सौतेली सास है, पर है तो सास ही ना। अगर वह मेरी सास ना होती तो सच कहती हूँ उसे अपनी सहेली बना लेती। आज मंगलवार था, डाकिये को आना था। मुझे ख्याल आया शायद तुम्हारा पत्र आए। मैं दरवाजे में खड़ी होकर डाकिये का रास्ता देखने लगी। मेरी सास भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। डाकिया आया, उसने मुझे एक पत्र दिया। मैंने सास के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा बहुत ही उदास था। ऐसा लगता था जैसे आज जरूर ही किसी का पत्र उसके लिए आना था, पर आया नहीं। भाभी, कोई चिट्ठी आनी थी तुम्हारी? मैंने उसे इतनी उदास देखकर पूछा। मुझे किसकी चिट्ठी आएगी? पहले तो उसने यह कहा और फिर कहने लगी, आनी तो थी एक चिट्ठी, पर आई नहीं। किसकी चिट्ठी? मैंने फिर पूछा। ईश्वर की चिट्ठी। और मुझे किसकी चिट्ठी आएगी? लगता था वह अभी रो पड़ेगी, पर वह रोई नहीं, या ऐसा रोना रोई जो किसी को दिखाई नहीं दिया। देखा, हम स्त्रियां कैसा रोना रो सकती हैं। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं भी जोर से रोऊं और वह भी जोर जोर से रो सके। तुम्हारी बंटी। सच मानो, जब से यहाँ आई हूँ मुझे यह घर कभी अपना नहीं लगा। बिल्कुल मेहमान सी लगती हूँ इस घर में। अब इस घर ने मुझे बांध लिया है। एक छोटा सा राजू आ गया है मुझे बांधने वाला।
घर के सभी लोग उसे दीपक कहकर बुलाते हैं। शाम के समय काफ़ी ठंडक उतर आती है। मैं यह लाल रेशमी रुमाल उसके सिर पर बांध देती हूँ। लाल रुमाल में वह और भी सुंदर लगता है। मैं उसे गोद में लेकर देर तक उसका मुंह देखती रहती हूँ। तुम्हारी बंती। मेरा राजू 3 वर्ष का हो गया है। तुम्हें अपने मन की बात बताऊं? कभी कभी जब मैं राजू के मुख की ओर देखती हूँ तो देखते देखते उसका मुंह बड़ा हो जाता है, उसका कद भी बड़ा हो जाता है। जैसे मेरा राजू 25 वर्ष का हो गया है और मैं अभी 20 वर्ष की हूँ। देखा मैं कितनी पागल हूँ। बड़ा शरारती है मेरा राजू। अभी मेरे पास खेल रहा था, अभी रसोई में जा पहुंचा है। गर्म चूल्हे में पानी का गिलास उड़े दिया है। सारा चूल्हा फट गया है। मेरी सास बेचारी को दिन भर लगकर बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं? मेरी सास चूल्हा क्या बनाती है जैसे कोई बुत तराशती हो। तुमने कहीं ऐसा बांका चूल्हा नहीं देखा होगा। उसे चूल्हा बनाने का बहुत चाव है। थोड़े थोड़े दिनों के बाद चूल्हा तोड़कर फिर से बनाने लगती है। जिस दिन वह अंदर का चूल्हा बनाती है उस दिन मैं बाहर के चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ। वैसे जहाँ तक बन पड़ता है वह खाना पकाने का सारा काम स्वयं ही करती है। जब वह 15-20 दिन बाद रसोई का चूल्हा तोड़कर नया बनाने लगती है उस दिन खाना पकाने के काम को हाथ नहीं लगाती। चूल्हा बनाने का तो उसे कोई खप्त है। आए दिन मिट्टी में पानी डालकर बैठ जाती है। रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है, मिट्टी गूंथती है और साथ में गाती है। वैसे मैंने कभी उसे गाते हुए नहीं सुना। गाना तो एक तरफ, उसे कभी मन भर कर बातें करते भी नहीं सुना। पर चूल्हा बनाते समय वह ऐसा गाती है जैसे कोई चरखा काटे और लंबा गीत शुरू कर दे। ईश्वर ही जाने उसके मन पर क्या गुजरती है। माता पिता ने भी तो उसकी जवानी से धोखा किया है। हीरे जैसी लड़की को तराजू में रखकर चांदी के रुपयों की एवज कंकड़ के पल्ले बांध दिया। अच्छा, 2 शब्द जल्दी लिखना। तुम्हारी बंती। तुमने गीतों के बारे में पूछा है जो मेरी सास गाती है। पूरा गीत उसने कभी नहीं गाया। जब कभी वह टप्पा गाती है तो घंटा भर वही गाती रहती है। आज भी उसने पुराने चूल्हे को तोड़कर नया बनाना शुरू किया है। रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसकी आवाज़ आ रही है, आ रे चंदा हाथ सेक ले। विरह की आग हमने आंगन में जलाई है और मैं तुम्हें पत्र लिखने लग गई हूँ। मैं बाहर आंगन में बैठी हुई हूँ। उसने कोई और टप्पा शुरू किया तो मैं तुम्हें लिखूंगी। दिन ढल चला है। वही टप्पा सारे दिन गाती रही है। आज उसकी आवाज़ भी रुंधी हुई थी। कितनी देर तो उसकी आवाज़ निकली ही नहीं। रुक रुक कर आवाज़ आई है, अगर नौकरी पर चले हो तो हमें जेब में डाल लो। जहाँ रात पड़े हमें निकाल कर कलेजे से लगा लेना। हाँ, मुझे उसका एक गीत याद आया है। वह उसने आज तो नहीं गाया पर पहले गाया करती थी। आपने न सुख का संदेशा भेजा न आपने चिट्ठी भेजी है। किसके हाथ में सुख का संदेशा भेजूं, किसके हाथ में चिट्ठी भेजूं। लिखने के लिए कागज़ नहीं है, कलम के लिए स्याही नहीं है। दिल का टुकड़ा मैं कागज़ बनाती हूँ और अंगुलियों को काट कर स्याही आँखों का काजल बनाती हूँ और आंसू का पानी डालती हूँ। परछाइयाँ ढलने पर चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। मेरी आँखों से आंसू बरस रहे हैं। रसोई का दरवाज़ा अभी भी बंद है। बंद दरवाजे से भी जैसे गुजरकर मेरा मन उसके मन में समा गया है। इन गीतों में भला कौन सा गीत है जो उसके मन का नहीं और मेरे मन का नहीं। तुम्हारी बंती। एक बात मैं तुम्हें लिखना भूल गई थी। मेरी सास को कई दिनों में रोज़ थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाता है। लाख मिन्नतें करो वह एक पल के लिए भी आराम नहीं करती। भाभी, इस तरह तो डाकिया सचमुच ही एक दिन ईश्वर की चिट्ठी ले आएगा। तुम खुद ही अपनी जान की दुश्मन बनी हो। एक दिन मैंने उससे कहा, पता है क्या कहने लगी? तुम्हारा मुंह मीठा करूं अगर सचमुच ही कोई डाकिया उसकी चिट्ठी ले आए। सच कहती हूँ, उसका दुख देखकर तो मेरे मन का भी दुख मामूली बन जाता है। ये इतने वर्ष और बीत गए, मैंने जानबूझकर ही तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा।
वैसे तुम्हारे नए शहर का पता मैंने ढूंढ लिया था। पता है, जब कभी मैं तुम्हें पत्र लिखने की सोचती थी तो मुझे लगता था अगर मैंने तुम्हें पत्र लिखा तो पता नहीं कौन सी यादें मुझे चारों ओर से घेर लेंगी। तब तो मैं कई दिन होश न संभाल सकूंगी। मेरे हाथों से चीज़ें गिरने लगेंगी और तरकारियां जलने लगेंगी। अब तो सारा घर मुझे ही संभालना पड़ता है। इतने वर्ष मेरी सास रस्सी की तरह बल खाती रही, चारपाई पर लेटी हुई, जैसे उसी में खो जाती थी। उसका रंग कपास जैसा सफ़ेद हो गया था। तुम्हें याद है या नहीं, एक बार मैंने तुम्हें लिखा था कि मेरी सास मिट्टी का चूल्हा बनाती है मानो कोई बुत तराशती हो। आए दिन पुराना चूल्हा तोड़कर नया चूल्हा बनाने का उसका खप्त बीमारी में भी नहीं गया था। मैं उसे ज़्यादा नहीं रोकती थी। जिस दिन वह मिट्टी गूंथती थी उस दिन उसमें पता नहीं कहाँ से जान आ जाती थी। लगभग 15 दिन की बात है, उसे खून की उल्टी आई थी। तब ना तो हमें उसके जीने की आशा थी, न स्वयं उसे ही। दिन के समय जब मेरा देवर हकीम को बुलाने गया, मेरे ससुर का स्वर्गवास हो चुका है, तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया। बोली, मेरा कहना मानोगी? बताओ भाभी, जो कुछ भी हो। मेरा मन छलक रहा था। मैं उसकी चारपाई से सिर टेक कर रोने लग गई थी। पगली कहीं की, रोती क्यों है? मैं तो एक एक मिनट करके राह देख रही हूँ कि कब यह प्राणों का पिंजरा टूटे और कब मेरी रूह आज़ाद हो जाए। बताओ भाभी, क्या कहती हो? पागल हो गई हो? सांस तुम्हारी खत्म हो रहे हैं, मुझे पता है। तभी तो मैं कह रही हूँ, आखिरी बार, बस एक बार, वरना अभी वह सड़ियल हकीम आ जाएगा। भाभी, तुमने दुनिया के सारे मोह तोड़ डाले। दुनिया से तुम्हारा मोह कभी हुआ ही नहीं। न तुम्हें रुपए से प्यार, न तुम्हें अपनी जान की परवाह। फिर तुम्हें इस चूल्हे से ऐसा मोह क्यों? चूल्हे के नीचे मैंने कुछ दबाया हुआ है। मौत के बिस्तर पर पड़ी मेरी सास हंसी और कहने लगी, तुम यह न समझना कि मैंने मोहरों की हांडी दबाई हुई है। भाभी, तुम्हारा दिल मुझसे छिपा नहीं है। जिस घर में तुम्हारा मन भर गया है, उस घर में तुम मोहरे क्यों दबाओगी? और मुझे भी मोहरों से कोई मोह नहीं है, यह मुझे पता है। तभी तो मैं तुम्हारे जो मन में है निसंकोच कह दो भाभी, मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ, बेटी भी हूँ और तुम्हारी सहेली भी हूँ। भाभी आंखों से रोई मगर होठों से कहने लगी, कभी कभी मैं तुम्हें कहा करती थी ना कि आओ तुम्हें दाना भून दूँ, मैं बहुत बड़ी भटियारिन हूँ। हाँ भाभी, मुझे याद है, पर मुझे ख्याल था तुम यूं ही मजाक किया करती थी। तुम भला भटियारिन कैसे हुई? नहीं बनती। मैं सचमुच भटियारिन हूँ, किसी भट्टी वाले की भटियारिन। तुम अभी वह चूल्हा उखाड़ो तो नीचे की ईंट भी उखाड़ लेना, कच्ची मिट्टी से ही लीपी हुई है। नीचे क्या है? छलनी, मेरे भटियारे की निशानी, और साथ में एक अंगूठी भी, वह भी उसी की निशानी। और भाभी ने अपने उखड़ रहे सांसों में मुझे बताया कि उन्हें अपने गांव के एक लड़के से प्यार था। मोती नाम था उसका। माता पिता को नकली ही मोती पसंद आया। उन्होंने बेटी को कौड़ियों के मोल बेच दिया। विवाह को कुछ ही महीने हुए थे कि उदास मोती ने भटियारा बनकर उसके ससुराल के गांव में भट्टी शुरू कर दी। जब मेरी सास, रूपो नाम था उनका, दाने भुनाने गई तो मोती को भटियारा बना देखकर जैसे उसकी भट्टी में खुद ही भुनने लग गई। मोती ने जो कदम उठाया था उससे भला उसका क्या बनता संवरता, और रूपी का भी क्या संवरता। एक दिन रूपी उसके पांवों पर गिरकर रोई, तुम्हें मेरी कसम है जो तुम अपनी यह हालत बनाओ, भुने हुए बीज अब उगेंगे नहीं। उसी दिन रूपो ने उसकी भट्टी तोड़ डाली। कढ़ाई उससे उठाई नहीं गई, सो वह छलनी ही उठा लाई और उसे हुक्म देकर आई कि अपने गांव वापस लौट जाए। मोती न उसकी कसम लौटा सका और न उसका हुक्म टाल सका। अपनी अंगूठी, एक निशानी उसने रूपो को दी और दूसरे दिन पता नहीं कहाँ चला गया। मोती भटियारा क्या बना, रूपी को सारी उम्र के लिए भटियारिन बना गया। उसने उसकी छलनी और अंगूठी अपने पास रख ली। अंगूठी पर मोती का नाम लिखा हुआ था, कहाँ छिपाती। चूल्हा तोड़कर उसने दोनों चीजें मिट्टी के नीचे दबा दी और ऊपर नया चूल्हा बना दिया। दिन दिन भर चूल्हे के पास बैठकर वह रोटियां पकाती, जैसे मन के विचारों को बेलती सेकती रहती। कभी कभी उसका दिल बहुत ही उदास हो जाता, वह चूल्हा तोड़ देती, उसकी निशानियों को गले लगाती, रोती और गाती। फिर उसी तरह दोनों निशानियों को धरती के हवाले कर देती।
और ऊपर नया चूल्हा बनाकर उनकी रखवाली के लिए बैठी रहती। भाभी की यह कहानी खत्म हुई तभी उसकी सांस खत्म हो गई। उसे खून की एक उल्टी आई और प्राणों का पिंजरा टूट गया, पंछी उड़ गया। जितने वर्ष भाभी प्राणों के पिंजरे में बंद थी, मोती की अंगूठी कभी अपनी उंगली में नहीं पहनी। जब उसकी रूह आज़ाद हो गई तब मैंने चूल्हे को उखाड़ा और अंगूठी निकालकर उसकी अंगुली में डाल दिया। मैंने ही उसे नहलाना था, मैंने ही उस पर कफन डालना था, इसलिए मुझे डर नहीं था कि कोई उसके हाथ में पड़ी हुई अंगूठी पर मोती का नाम पढ़ लेगा। और जब तक दूसरे दिन लोग उसके फूल चुनते, उस अंगूठी पर से उसके मोती का नाम ही मिट जाना था। छलनी मैंने अभी वैसे ही चूल्हे के नीचे रहने दी है। अगले महीने मेरी माँ हरिद्वार जा रही है और मैंने अपने पति को मना लिया है कि मैं 4 दिन को माँ के साथ जाऊंगी। वहाँ भाभी के फूलों को बहा दूंगी। आगे तुम समझ ही गई होगी किस प्रकार ट्रक में छलनी रखकर ले जाऊंगी और उसके फूल छलनी में डालकर लहरों में बहा दूंगी। ओ मेरी सहेली, मेरी अपनी सहेली, आज तुम्हें ना लिखें तो और किसको लिखूं? मैंने भी अपनी यादों को आज ढूंढ ढूंढ कर देखा है। एक सुर्ख रुमाल उनके नीचे संभाल कर रखा हुआ है। चाहे कोई बंती हो, चाहे कोई रूप हो, या चाहे कोई और, किसने अपने मन की तहों में कोई रुमाल या कोई अंगूठी नहीं दबाई हुई होती। हम अभागिनें जो किसी से प्यार करती हैं, जन्म से भटियारिनें हो जाती हैं। दिल की भट्टी पर अपने सांसों को दानों की तरह भूनती हैं और यादों की छलनी में से वर्षों रेत छानती हैं। तुम्हारी बनती एक भटियारिन।